दोस्तों, आज अपने शो के पहले एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक याद, या यूं कहें कि कुछ यादों का ताना बाना जो पिछले 20 बरसों में बुना गया है। मेरी इस याद का मुख्य किरदार है एक ऐसी शख्सियत जो आज हमारे बीच नहीं है। उनका निधन इसी मई 2020 में हो गया। मेरे पंतनगर के दोस्त उनको जानते भी होंगे। वो प्रोफेसर थे इन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। हालांकि मुझे कोई कोर्स नहीं पढ़ाया उन्होंने, पर एक बड़ा खास रिश्ता बन गया था उनसे, जिसे मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं अपनी इस 15 मिनट की रचना में, जिसका नाम है वो आवाज। कभी देखा है आवाज को, या कभी सुना है चमक को? मैंने देखा भी है और सुना भी। एक आवाज थी जिसको मैं जब भी सुनता उसमें चमकते हुए सितारों को साफ साफ देख पाता। हर बार। बैंक की नौकरी थी मेरी। कुछ स्टेट्स थे मैनेज करने के लिए, उत्तरांचल भी एक था। तो काम के सिलसिले में रुद्रपुर का भी चक्कर लगा करता। महीने 2 महीने एक चक्कर तो मार ही लेता। शेड्यूल भी अक्सर टाइट ही रहता था, पर आधे घंटे की भी गुंजाइश दिखती तो फोन घुमा लिया करता एक खास नंबर। फोन स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश होता, प्रणव पापा, यानी डॉक्टर BL शर्मा। और दूसरी ओर से जब आवाज आती, हाँ बेटे, मैं उस आवाज को देख भी पाता और उसमें चमकते हुए तारों को सुन भी पाता। मेरी थकान कितनी भी हो, वो उनकी आवाज का एक्साइटमेंट कुछ ऐसा होता कि मेरे पैर खुद ब खुद मुड़ जाते उनके घर की तरफ, ग्रीन पार्क की तरफ। अकेले रहा करते थे। घर में घुसता तो अकेलेपन की गंध महसूस कर पाता था। जब उनके पैर छूता तो मानो दुनिया का हर आशीर्वाद दे देना चाहते हो। बिना कुछ पूछे चाय का बर्तन चढ़ा दिया करते, और चीनी जब हाथ रोक के भी डाले तो 1-2 चम्मच तो एक्स्ट्रा डाल ही देते। बड़ा मुश्किल होता था बिना खाना खाए वहां से वापस निकल पाना, लेकिन ट्रेन की दुहाई देते हुए कैसे ना कैसे निकल ही लिया करता 30 से 40 मिनट में। हाँ, ट्रेन से वापस दिल्ली जाते समय अक्सर अक्सर उस आवाज की चमक साथ रह जाती और ढकेल देती मुझे पुराने वक्त में। सन 2000 एडमिशन लिया था पंतनगर यूनिवर्सिटी में। एक ऐसे प्राणी से मुलाकात हुई जो 90s के फैशन वाला फोटोक्रोमैटिक चश्मा लगाया करता सन 2000 में। हम सबका ड्रेस कोड था व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, तो वो पहन के आता ब्लू पैंट्स। था फर्स्ट ईयर में, लेकिन रुआब ऐसा झाड़ता जैसे मानो सीनियर ही हो। पता चला कि डे स्कॉलर है और कुछ सीनियर्स के साथ कुछ जान पहचान है, तो उसी का फायदा उठाया करता है। दूसरे तीसरे दिन ही क्लास खत्म होने के बाद उससे नेहरू हॉस्टल के ठीक सामने जो अफजाल का सिगरेट का खोखा था, वहां मुलाकात हुई। उसका नाम था प्रणव शर्मा। गुण मिल गए थे। वैसे तो ये गुण कॉलेज आने के बाद लगते हैं ज्यादातर बच्चों को। हम दोनों ही शायद पुराने पापी थे। बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लिया एक दूसरे से। फिर तो एक रिचुअल बन गया था। क्लासेस खत्म होती, प्रणव मेरे रूम पर आता और हम घंटों बातें किया करते। एक दूसरे को जानने लगे थे। उसके घर में उसके पापा थे और उसकी बड़ी बहन। आंटी बचपन में ही गुजर गई थी। बड़ा बहाव था प्रणव में और मुझ में थोड़ा ठहराव, तो इस बहाव और ठहराव के बीच बनने लगी थी। पहली बार अपने घर ले गया तो संस्कारवश मैंने अंकल के पैर छुए। तो पहली बार उस आवाज की चमक को सुना था, खुश रहो बेटे। शायद वहां नमस्ते का प्रचलन था, तो मेरा पैर छूना उन्हें टच कर गया था। और फर्स्ट आर्लीज में मेरे मार्क्स भी रिकॉर्ड तोड़ आए थे, तो कुछ इंप्रेशन शायद उसका रहा होगा। महीनों बाद पहली बार घर का खाना मिला था खाने को। आत्मा अजगर सी हो गई थी, फूल के कुप्पा।
फिर तो गाहे बगाहे अपना रास्ता तलाश ही लेती घर की तरफ जाने का। कुछ यूं सिलसिला शुरू हुआ कि 4 साल की डिग्री में नाना करते भी 1 साल का खाना तो उन्हीं के घर खाया होगा। धीरे धीरे प्रणव की बाइक पर कब मेरा अधिकार हुआ, उसकी बहन कब मेरी दीदी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। दीदी होम साइंस हॉस्टल में रहा करती थी, यानी घर पर थे सिर्फ प्रणव और अंकल। तो अक्सर रात को भी रुकने के लिए मैं उनके घर पर चला जाया करता। बहुत बड़े घर होते हैं पंतनगर में, फूलबाग में कम से कम 2,500-3,000 स्क्वायर फीट का मकान तो होता ही होगा, और घेरे होता है एक बहुत लंबे चौड़े किचन गार्डन से। तो बड़ी ही बंगलो वाली फील आया करती वहां पर। जब भी मैं जाता, अंकल कितना भी थके क्यों ना हो, हमेशा पूरे मन से खाना खिलाते थे। पराठे, फ्राइड मिर्च, मूली के लच्छे, तीखा चटपटा रायता, और खाना पूरा खा भी लो तो एक पराठा तो जबरदस्ती थाली में रखी जाते। बाद में मैंने एक ट्रिक सीख ली, जब भूख थोड़ी रह जाती तभी मना करना शुरू कर देता, कम से कम ओवर ईटिंग ना हो। जब भी मैं उनके घर रुकता, अंकल बिना कुछ कहे टीवी रूम हमारे लिए छोड़ दिया करते। सोचते होंगे शायद बच्चे को हॉस्टल में देखने को नहीं मिलता। हम भी उनके सोने का इंतजार किया करते। मैं और प्रणव देर रात तक इंतजार करते। उस वक्त जी एमजीएम चैनल पर कुछ लेट नाइट मूवीज आया करती थी। रात को शायद 2 या 2:30 बजे तक का इंतजार होता, और कुछ 2-4-5 मिनट के सीन्स हुआ करते थे। धीरे धीरे चैनल वालों ने बदतमीजी शुरू कर दी। उसके अंदर जिन सीन्स का इंतजार करते थे वहां पर मोज़ैक ब्लरिंग डाल दिया। फिर हम एक ज्ञानी पुरुष के संपर्क में आए, जिसने हमें बताया, बच्चा आंख भींच कर देखो, सब दिखाई देगा। दैट वॉज अ यूरेका मोमेंट फॉर अस। अब इसके बाद तो जैसे ही कुछ भी हो, हम आंख भींच करके देखना शुरू कर देते और हमको सब कुछ दिखाई देता। कुछ वक्त के बाद पता चला कि भाई ये ब्लरिंग नहीं जा रही, ये तो पूरा विजन ही चला जाता है, और फिर तो जो दिखता है वो तो सब मन की आंखों से दिखता है। खैर, रात भर हम टीवी देखते और अंकल सोचते कि रात भर प्रणव नहीं देखा होगा क्योंकि आलोक तो पढ़ाई कर रहा होगा, और सुबह ठीक 6:30 बजे चाय का कप मेरे बगल में रखकर चले जाते। फिर उसके बाद हर 2 मिनट में एक रिकरिंग अलार्म देते आकर के, बेटे चाय पी ले, बेटे चाय पी ले, ठंडी हो रही है। ना चाहते हुए भी उठ करके चाय पीनी ही पड़ती, और चाय का एक घूंट अंदर जाते ही नींद मानो हवा। इसलिए नहीं कि चाय बड़ी कड़क होती थी, बल्कि इसलिए कि उस चाय में चीनी इतनी ज्यादा होती थी कि सारी की सारी इंद्रियां एक साथ भन्ना उठती थी। उनके ड्राइंग रूम में आंटी का एक पोर्ट्रेट लगा था। उसको देखकर कई बार सोच में पड़ जाता, शायद 10 साल से भी कम की शादी रही होगी अंकल की। आंटी कैंसर की वजह से चली गई थी। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तब। प्रणव शायद 4वीं या 5वीं में रहा होगा और दीदी 7वीं या 8वीं में। तब से आज तक इस शख्स ने कैसे अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों के नाम कर दी। दूसरी शादी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, फिर कॉलेज जाकर के लेक्चर देना, और फिर उसके बाद घर आकर के वापस लंच बनाना, फिर कॉलेज जाकर के रिसर्च करना, और फिर आकर के रात का खाना बनाना। कहां से लाते होंगे ये वजह, इतना बड़ा त्याग? शायद बच्चे रहे हो वजह, बच्चे ही होंगे। आज जब मैं खुद बाप हूं तो समझ सकता हूं इस बात को। कुछ वक्त बीता, दीदी की जॉब लग गई थी, और वो शायद 2002 या 2003 रहा होगा, वो बाहर चली गई। कुछ वक्त में हमारा भी एमबीए में सिलेक्शन हो गया और प्रणव को भी जाना पड़ा। बहुत खुश थे अंकल, बेटे का सिम्बायोसिस में सिलेक्शन हुआ था। जिन बच्चों के लिए अब तक सब कुछ छोड़ा था, वो जा चुके थे। और ये बच्चे जब जाते हैं ना, तो फिर आते नहीं, ये बस चले जाते हैं।
अपने पीछे होली, दिवाली की आस छोड़कर चले जाते हैं। कुछ सालों में रिटायर हो गए अंकल और पंतनगर भी छूट गया। जिसको पूरी जिंदगी दे दी थी, वहां से भी रिटायर हुए, छोड़ना पड़ा। घर ले लिया अपना रुद्रपुर में, पास में ही ग्रीन पार्क में। कुछ उनके साथ के ही प्रोफेसर जो रिटायर हुए थे, उनका साथ मिल गया था। अक्सर शाम की इवनिंग वॉक्स साथ में किया करते, अकेलेपन का सहारा था। पोता भी हो गया था, तो जब भी उसके साथ तोतली आवाज में कभी वीडियो चैट हुआ करती, तो शाम की इवनिंग वॉक के किस्से बन जाते। मेरी भी बात होती रहती थी, न्यू ईयर, दीपावली, होली, गप्पे लड़ाते। बड़ा गर्व महसूस करते थे अपने बच्चों पर और बड़ा खुश होकर बताते थे, आलोक अब तो मैं बाप से ज्यादा दोस्त बन गया हूं प्रणव का, और वो तो मुझे इतना बुलाता है अपने साथ रहने के लिए, लेकिन क्या करूं यार, जा ही नहीं सकता छोड़कर। इतने काम है यहां, मेरा किचन गार्डन है, घर है, मेरे दोस्त हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह पाता। जिंदगी चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी, अपने ढर्रे पर थी। फिर वो दिन आया, 27 मई 2020। मैं सुबह नाश्ता कर रहा था, प्रणव का फोन आया। भाई सब खत्म हो गया। वो सिसक सिसक के रो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बोलने दिया थोड़ी देर उसको। डॉक्टर BL शर्मा वॉज नो मोर। उसकी आवाज में सिर्फ सिसक थी और आंसू थे। मैंने कभी नहीं सुना था उसको ऐसे। बड़ा मजबूत है वो, मुझे पता है, 20 साल पुराना दोस्त है मेरा। मैंने कभी नहीं देखा उसको इस तरीके से रोते हुए, बिलखते हुए। नहीं समझ में आ रहा था कैसे रिएक्शन दो। जड़ बना रहा, कुछ देर सुनता रहा सिर्फ उसे। लॉकडाउन का टाइम था, बट फॉर्चुनेटली फ्लाइट्स ओपन हो चुकी थी उसी वक्त। तो सेम डे प्रणव और दीदी दोनों ही दिल्ली आ गए मेरे पास, और वहां से हम रात को ही रुद्रपुर के लिए अपनी मेरी गाड़ी से निकल पड़े। आई वॉज ड्राइविंग। रास्ते भर गाड़ी में सिर्फ एक ही चीज थी, सन्नाटा। बीच बीच में सन्नाटा तोड़ती हुई थी कुछ हिचकियां, कुछ सिसकियां और ढेर सारा गिल्ट। थोड़ा जबरदस्ती कर लिया होता तो शायद साथ रहने के लिए आ गए होते पापा, या साल में सिर्फ दीपावली पर घर जाने का रूल किसने बनाया? क्यों बनाया ऐसा रूल? यार, कंपनी को मुनाफा देने के चक्कर में खुद का नुकसान कर लिया यार। सब कुछ सच था, सब कुछ रिलेटेबल भी। मैं खामोश रहा। कुछ घंटों में हम पहुंच गए थे रुद्रपुर। कुछ करीबी रिश्तेदार पहले से ही पहुंचे हुए थे। घर के अंदर कदम रखा तो उसी अकेलेपन की गंध ने फिर से घेर लिया मुझे। सूंघ पा रहा था उस अकेलेपन को। ढेर सारे लोग बैठे थे, फिर भी ये तक नहीं पता चल पाया था कि कितने घंटे पहले हुआ ये सब। शायद एक दिन या 2 दिन, क्योंकि दीदी की और प्रणव की बात हुई थी कोई 2 रोज पहले, 1 दिन या 2 दिन पहले उनसे। लेकिन पड़ोसियों ने जब नहीं देखा उनको इवनिंग वॉक्स पर, उन्होंने पुलिस को फोन करके बुलाया और वहां पर उनका अंकल का शरीर हमारे सामने रखा था, फ्रीजर में। अब वो पानी छोड़ना शुरू कर चुका था। उन्होंने भी खुद को संभाल के रखा था, अब तक शायद बच्चों का इंतजार कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से पंडित का इंतजाम हुआ। लॉकडाउन का टाइम था और जो कुछ उसने बताया सब करा लिया, सब कुछ, सिर्फ इस उम्मीद में कि अब कोई कष्ट ना होने।
मृत्यु अटल है और शायद एक्सेप्टेबल भी, पर ये गिल्ट एक्सेप्टेबल नहीं कि यार मेरे मेरे साथ होते तो शायद टल गया होता ये सब कुछ। और साथ क्यों नहीं? क्योंकि पेरेंट्स अपनी जड़ नहीं छोड़ना चाहते और बच्चे बच्चे अपनी उड़ान नहीं छोड़ना चाहते या छोड़ पाते नहीं। कैसे छोड़ेंगे? उनका भी अपना परिवार है, उनके अपने बच्चे हैं, नहीं समझ पाते। हाँ, एक चेंज जरूर कर सकते हैं। अगर अपने ही पेरेंट्स को बच्चा मान ले, और जैसे जब बच्चे खाना नहीं खाते ना, तो हम पहले लालच देते हैं, फिर डांटते हैं और फिर हाथ पकड़कर खिलाई देते हैं। बस माँ बाप को भी खींच लाओ यार, हाथ पकड़ के खींच लाओ। जाने वाले नहीं आते लौट कर, छोड़ जाते हैं सिर्फ यादें और गिल्ट। अगले दिन मैं वापस घर आ गया था। मन भारी ही था तब भी, और लेटते ही नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर सोया होऊंगा कि एक आवाज से चौंक के उठ पड़ा। कैसा है बेटे? फिर से उस आवाज को देख भी पा रहा था और उसकी चमक को सुन भी पा रहा था। दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि टू माय अंकल डॉक्टर BL शर्मा। अगर आपने इस रचना के किसी भी हिस्से से कैसा भी जुड़ाव महसूस किया हो तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें हमसे। उनकी बेटी यानी मेरी दीदी अर्चना शर्मा, जो कि खुद एक बड़ी ही प्रबुद्ध लेखिका हैं, मैं उनकी लिखी हुई एक पोस्ट जो उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद फेसबुक पर डाली, मैं एक बार उसको पढ़ना चाहूंगा। This post was written on 3rd June 2020 and was posted on Facebook. I moved to Ajmer in January 2007. All alone, almost 700 kilometers away from home. In an unknown city of an unknown state, as I have never been to Rajasthan ever before. I used to write diary very regularly during early days of growing up, when cognitive development reaches to Piaget's formal operational stage. My love for pen and paper was always 100 times more than diamonds and gold. Papa knew this. When I was leaving for Ajmer, Papa gave me his diary because he knew that I loved these diaries. Except his name written on it, all the pages were blank, waiting for my pen and thoughts to dance on it. Today, while clearing Papa's things, I found this diary with some pages written by me. I love writing and I write a lot. I don't know if Papa has ever read these pages or not. Written way back on 29th March 2008. And now, he would never be able to read it again. I totally forgot this diary and totally forgot those intense expressions written 12 years back for him. I was living all alone in Ajmer with a comforting feeling that Papa is always present there in Pantnagar for me. Even then, I could suffer such intense emotions that time and now, when I have no clue how to console myself for this lifelong separation from him, I actually don't know how to express my sufferings. Never experienced such an orphan feeling. I wish he reads this and finds peace wherever he is right now. Life will never be same again. 30 years to mummy, and now a new counting has started. Never knew a page I have written 12 years back
would define me now. I am at loss of words now. Many thanks to those who all are standing with me in solidarity and sharing my grief. Archana, June 3rd, 2020. दोस्तों, कुछ लॉसेस रिपेयर नहीं किए जा सकते, उनसे जुड़े वॉइड्स भरे भी नहीं जा सकते। ऐसा ही एक लॉस जो मुझसे, मेरे दोस्त से, उसके परिवार से और पूरे पंतनगर यूनिवर्सिटी के परिवार से जुड़ा था। अपने इस पहले एपिसोड के माध्यम से मेरी एक छोटी सी कोशिश उन्हें श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट देने की। इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक्स का। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा बताइएगा जरूर। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और, ये शो सिर्फ पंतनगर के किस्सों या पंतनगर के लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये शो है हर उस आवाज को दुनिया के सामने लाने के लिए जिसमें छुपी हुई हैं दिल से निकली कुछ कहानियां, कुछ कविताएं, कुछ शायरियां और यादें। ऐसे रचनाकार जिनकी आवाज उनकी महफिलों तक, उनके फेसबुक पोस्ट तक या फिर उनके दिलो दिमाग के भीतर तक सीमित थी। मैं कोशिश करूंगा उनकी आवाज बनने की और उनका ऑडियंस बेस और बड़ा बनाने की, उनकी बातों को, उनकी रचनाओं को, उनकी यादों को दुनिया के सामने लाने की। ओनली ऑन योर माइक विद आलोक। दोस्तों, आप अपनी रचनाएं मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर yourmicwithalok@gmail.com, मेरा ऑफिशियल पेज ऑन फेसबुक योर माइक विद आलोक, और मेरा पर्सनल आलोक गुप्ता के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। यूट्यूब पर हमारा चैनल योर माइक विद आलोक, जहां पर कि हमारा ये शो पब्लिश होने वाला है, रिलीज होने वाला है। सो इट इज गोइंग टू बी अ वीकली शो विच विल बी रिलीज्ड ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन फेसबुक। तो हर हफ्ते मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा कुछ ऐसे ही रचनाकारों की कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ कहानियां, इंटरेस्टिंग किस्से। So I'll meet you very, very soon. Thank you very much.